में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। बरबट्टी की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालन और ख़ासतौर से डेयरी पालन में जो इस बदलते मौसम में जो व्यवस्थाएं हैं, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो इस दौरान हम किस तरह से व्यवस्थाएं करें। अभी देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु जाने को है और शीत ऋतु आने में थोड़ा समय है, तो हमारे पशु इस मौसम को एडजस्ट करने में अपने तापमान के हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो इस समय हमको ख़ासतौर से विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि उसमें जो पशु है उसका आवास प्रबंधन अच्छा हो। आवास प्रबंधन में हम देखें तो सर्वप्रथम तो हमको जब शुरुआत करते हैं डेयरी व्यवसाय, तभी हमको इस तरह का वहाँ पर आवास व्यवस्था करनी चाहिए कि हवादार हो, उनको वेंटिलेशन का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ में आपका जो शेड है वो उथली जगह पे हो जहाँ पर पानी ना रुके। ढाल जो फर्श है उसकी ढाल इतनी अच्छी हो कि आराम से जो उसका मूत्र है या जो वॉशिंग है उसका पानी आराम से निकल करके बाहर शेड के बाहर समुचित जगह पे उसका निष्पादन हो पाए। कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्श है वह पक्की तो सुनिश्चित होना ही चाहिए, लेकिन उसमें फिसलन ना हो। चूँकि नमी वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है तो फर्श में गीलापन ना हो, सही समय पे उस पे सुखाते रहें और कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा बारिश का समय है तो जानवर को अंदर ही रखें। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। जहाँ तक हम संतुलित आहार की बात करें तो हमको अपने जो डेयरी एनिमल्स हैं उनमें ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि उनको संतुलन के रूप में बैलेंस्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सब का एक संतुलित आहार प्राप्त हो। किसान भाइयों, आप अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। दुधारू पशुओं को 10 किलोग्राम सूखा और 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाएं, जिससे पशु को अपच की समस्या से बचाया जा सकता है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो व भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इसके साथ ही गर्भित पशु को 1 किलो दाना और 50 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त रोजाना देते हैं। इससे पशुओं को सर्दी से बचाव में बहुत अधिक मदद मिलती है।
पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताजा व स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। साथ में हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हरा चारा जितना भी उपलब्ध हो, तो अगर उसकी मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं तो इनकी आपूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है। ज्वार, बरसीम, लूसर्न, ये सब जो चरी चारा हैं उनके माध्यम से आप उसको जितना ज़्यादा देंगे आपके दाना मिश्रण का खर्च कम होगा और साथ में उसके आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी होती जाती है। ध्यान रखें, जो भी दाना है उनको क्रश करके दें, बहुत बारीक नहीं लेकिन थोड़ा टुकड़े करके दें। जो ग्रीन फॉडर है, जो रफेज है, लंबाई में जो इनको होता है उनको छोटे छोटे चॉप करके दें। जो कंसंट्रेट है उसको पानी में भिगो करके रखें 3 से 4 घंटे, उसके बाद जानवर को खिलाएं। तो उसमें उसके एक तो टेस्ट ऐड होता है, दूसरा उसके डाइजेस्टिबिलिटी बढ़िया बनती है, जानवर चाव से खाता है तो वह ज़्यादा फायदेमंद होता है। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें। तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि इस समय नमी भी रहती है, तो जैसे ही आपके पशु में बीमारी के लक्षण दिखें तो उसको उपचार के लिए तुरंत सलाह लें अपने निकटतम जो पशु चिकित्सा क्षेत्र है, केंद्र है। और साथ में आप देखते होंगे इस समय अपच, अफरा या फिर दस्त और पेचिश की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो कुछ डॉक्टर की सलाह से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उनको रख के आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी जुकाम के समय भी आप अपने पशु चिकित्सक की मदद ले सकते हैं। कृमिनाशक औषधियाँ इस सीजन में आवश्यक रूप से जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि कृमिनाशक आपको सबसे पहले 15 दिन की उम्र में बछड़े को दें, 3 महीने की उम्र तक 15-15 दिन के अंतराल से, 3 से 6 महीने की उम्र तक 1-1 माह के अंतराल से, और 6 महीने के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने में अपने पशु को कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, खासतौर से संक्रामक बीमारियां जो हैं उनसे बचाने के लिए हमको उनमें टीकाकरण अवश्य करवाएं। तो 4 महीने का जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है या बच्चियाँ हो जाती है तो उसको पहला FMD का टीकाकरण, और फिर साल में 2 बार, एक तो अक्टूबर के महीने में और फिर दूसरा फरवरी के महीने में वैक्सीनेशन करवाएं। 6 महीने की उम्र में उनको HS, BQ और एंथ्रेक्स का टीका अवश्य लगवाएं, ताकि वह 3 जो भयंकर बीमारियां होती हैं, एक तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू कहते हैं, अधरंगा जिसको BQ भी कहते हैं, और साथ में एंथ्रेक्स जिसको पिलभड़ कहते हैं जिसमें काफ़ी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उससे बचाया जा सके। साथ में जो लगभग 4 से 8 महीने, एवरेज माने 6 महीने की उम्र की जो बच्चियाँ हैं, जो फीमेल काफ्स हैं, उनमें आप ब्रुसेलोसिस का भी टीका आवश्यक रूप से करवा लें, क्योंकि संगठित डेयरी फार्म में ब्रुसेलोसिस की संक्रामकता काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें एडवांस स्टेज में जो गर्भवती जो गाय हैं उनमें जो गर्भपात की संभावना काफ़ी रहती है इस इन्फेक्शन की वजह से। आप अगर मेरे आज के बताए हुए सुझावों पर ध्यान देंगे तो आप इस बदलते मौसम में भी अपने पशुओं को उनके स्वास्थ्य, उनके आहार, उनके आवास का प्रबंधन अच्छी तरह सुनिश्चित करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी व्यवसाय में लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
प्रदेश के बहुत से किसान भाई बरबट्टी की खेती करते हैं, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। यह फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए बरबट्टी की फसल में कीट और रोग की रोकथाम करें। तो इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं जिला शहडोल के सहायक संचालक कृषि अनुराग पटेल से। किसान भाइयों, आपके खेत में इसमें लोबिया की फसल लगी हुई होगी। मुख्य रूप से इसमें फसल बढ़ रही होगी। तो ये फसल मुख्य रूप से आप दो पर्पज़ से, दो उद्देश्यों से लगाते हैं। एक तो सब्जी के हिसाब से, उसकी बरबट्टी को बेचकर सब्जी उसकी खाते हैं हम, और दूसरे दाल के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है इसमें खरपतवार निदा नियंत्रण की। आप अगर लाइन से इसको लगाए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि यार किसी खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा संख्या में हो। सामान्यतः खरपतवारों की बढ़वार भी बहुत तेज़ होती है, तो खरपतवार जो है फसलों को दबा देते हैं। वो उसमें प्रकाश नहीं आने पाता है, उसमें हवा नहीं आने पाती है, नमी चूस लेते हैं ज़मीन से, पोषक तत्व चूस लेते हैं ज़मीन से। इसके अलावा कीट और व्याधियाँ भी उनके कारण बहुत ज़्यादा आती है। वो कीट एवं व्याधियों को आश्रय देते हैं और वहीं से कीट और व्याधि जो है फसलों पर चली जाती है, इसलिए फसलों को कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लाइन से है तो मेड़ नाली पद्धति में है तो उसको आप निदाई कर लें, उसमें डोरा चला लें, उसमें हैंड हो चला लें, इस टाइप से उसकी निदाई कर सकते हैं। और यदि लाइन से नहीं है तो मैनुअल एक एक खरपतवार निकाल कर उस खरपतवार को उसमें से खेत को साफ कर दें। हमारे जिन किसान भाइयों ने बरबट्टी की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए अधिक बारिश के पानी से तो फसल को बचाना ही है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में वर्षा का अंतराल अधिक हो गया है, वहां पर खेत में उचित नमी बनाए रखने की व्यवस्था करें। अभी बारिश का सीजन है, बारिश कभी तेज हो जाती है, कहीं कहीं बाढ़ भी की स्थिति दिख रही है, कभी हो सकता है कि सूखा की स्थिति आ जाए। तो जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जल प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि जल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। नमी खेत में समुचित नमी बनी रहनी चाहिए। यदि ज़्यादा जल है तो उसको जल निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। नाली जो है, आप नाली को देख लें, नाली का मेड़ वगैरह खुला होना चाहिए ताकि पानी बरसे, पानी निकल जाए। यदि कहीं जल जमाव की स्थिति है तो उसको निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा यदि सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, ज़्यादा लंबा पानी नहीं बरसा है, तो हल्की सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आप सिंचाई कर देते हैं क्रांतिक अवस्थाओं पर, खासकर फलियां बनने की अवस्था पर, तो आपको अच्छी खासी फलियां मिल जाएंगी और इससे आपकी फसल भी बच जाएगी। किसान भाइयों, बरबट्टी की फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर पर अधिक हो तो क्यूनोल-फॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा बरबट्टी की फसल में लगने वाले पीला मोजेक रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी की खेती के लिए इसके बाद बात आती है फसल सुरक्षा की। बरबट्टी की खेत में आप देखेंगे कि पीले पत्ते हो जाते हैं, जिसको पीला मोज़ेक, पीला सिरा मोज़ेक बीमारी कहते हैं। ये एक विषाणु जनित रोग है। अगर आप लगातार खेत का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं भी पीला मोज़ेक टाइप के लक्षण दिख रहे हैं, सिराएं उसकी पीली हो रही हैं, तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। जड़ से उखाड़कर गड्ढा खोद के और ज़मीन में उसको गाड़ देना चाहिए। ये क्रिया हमें 7, 8, 10 दिन लगातार वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये मोज़ेक किसी पेड़ में आ रहा होगा, किसी में अभी इसका इन्फेक्शन हुआ होगा। तो कुछ ही पौधे रहते हैं जिससे ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है। तो जो पौधे ग्रसित हैं इस रोग से, उन पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना एक इसका बहुत बड़ा उपचार है।
इसके अलावा हम देखें अगर उस खेत में कोई सफ़ेद मक्खी सामान्यतः ये पत्तियों के नीचे बैठी होती हैं। अब उसको हिला हिला के थोड़ा सा देखें, अगर ऐसी सुबह के समय देखें अगर कोई मक्खी इस टाइप की दिख रही हैं तो इसका हमें नियंत्रण करने के लिए जैविक चीज़ों का पहली बार इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें 5 ml नीम का तेल जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव कर देंगे तो ये कीट सामान्यतः नियंत्रित हो जाता है और आपकी फसल बच निकलती है और आपको अच्छा फसल मिल जाती है। फिर भी यदि चूसक कीटों की संख्या ज़्यादा है और ये फसल आपको दिख रहा है कि नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है और कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, पीला मोज़ेक बढ़ने की संभावना रहेगी, तो आपको रासायनिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फली तुड़ाई करने के बाद इसमें दवा जो है थायमेथॉक्सान 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से इसका उपचार हो सकता है। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड दवा जो है ये भी 0.5 ml प्रति लीटर। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फलियों को तोड़ लेने के बाद ही, सारी फलियों को तोड़ लें उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि 5-7 दिन तुड़ाई का कोई अवसर ऐसा ना रहे कि हमको फसलें तोड़नी पड़ें या फलियां तोड़नी पड़ें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई धान की खेती करते हैं और जिन लोगों ने इसकी फसल लगाई है उसमें इस समय तना छेदक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से फसल बड़ी तेजी से खराब होती है और उत्पादन में कमी आने से किसानों को अधिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए कीट नियंत्रण की पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार। हाँ किसान भाइयों, वो आज के समय में अब रोपनी सबकी ख़त्म हो गई है। एक कीड़ा जो धान पे लगता है तना छेदक, वो बहुत ही दुष्ट कीड़ा है जो 20 से 80% तक आपका क्षति पहुंचाता है। इसमें जो तना छेदक है प्रमुखतः 6 तरह की भारतवर्ष में पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो है प्रमुख है और वो आपको पौधशाला से लेकर खेत तक ये दिक्कत करता है। किसान भाइयों, क्या है कि अगर खेत पे तना छेदक का प्रकोप हुआ है, वहीं यदि बात करें तना छेदक के लक्षण की, तना छेदक पौधे में लग जाता है, वह तना को अंदर से खाता रहता है। उसके बाद तना सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद पौधा लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम तना छेदक कीट को पहचान सकते हैं। तो इसका शिशु जो है वो कोमल पत्तियों को पहले खुरच कर खाता है। उसके बाद क्या करेगा कि वो तना में गांठ के पास वो छेद करके घुस जाएगा और तने को छेद कर देगा, जिसका नतीजा ये होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है वो सफ़ेद हो जाती है धीरे धीरे, और अगर उसको आप हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो वो टूट के निकल जाएगी, आपके हाथ पे आ जाएगी। ये तो हुआ जब वनस्पतिक विकास हो रहा है, उस समय तना छेदक का जो प्रकोप होता है। फिर आते हैं हम, अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बाली आने के समय में अगर इसका प्रकोप होने लगता है तो क्या होता है कि अगर दाने बनने शुरू हुए हैं तो दाने नहीं भरते हैं। उससे क्या होता है कि
जो दाना होता है वो खखरी रह जाता है। जो मैंने पहले बताया वनस्पति के समय में उसमें जो बीच में उजला बनता है, पत्ता होता है, रंग होता है, उसको मृतकंद बोलते हैं। इस कीड़े का जो बचाव करना है तो कुछ बातों पर ध्यान देंगे किसान भाई, तो इससे बचाव हो जाएगा कि आप जो मेड़ है या जहाँ भी आसपास खेत के अगल बगल सारे जगह खरपतवार का आप समूचा नाश कर दें, वो उनको पूरी अच्छी तरह से निकाल दें, क्योंकि खरपतवार पे ये कीड़े रहते हैं और फिर जाके आपके खेतों पे ये समस्या पैदा करते हैं। ये तो हुई साफ सफाई या सावधानी की बात। कीट रोकथाम के उपाय: फसल में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। वही खेत में जगह जगह पर 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। 1 से 2 प्रकोपित पत्ती दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्यूनालुफास 25 EC 1.5 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर खेत पे इसका प्रकोप हो गया है तो 2 दवा है, एक फ्लूबेंडामाइड है और एक क्लोरअंट्रानिलिप्रोल है। ये रासायनिक दवा है। इसका आप 3 लीटर पानी में 1 ml का घोल, 1 मिलीलीटर का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर का अगर पानी है, आप दानेदार कीटनाशी है उसका आप व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये अगर आप कम से कम 10 kg का प्रति एकड़ प्रयोग कर दें, रासायनिक जो खाद है उसमें मिला लें या बालू में मिला लें और इसका छिड़काव करें, तो इससे आपका इस कीड़े से बचाव हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल, जिला कटनी के कृषक गणेश वर्मा ने। ये अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कि इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है, तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैंती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें, खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें जरूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है ये बहुत अच्छी है, तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो
आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है। बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।